नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश खोजा आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी एकदम बढ़िया हो, स्वस्थ हो और अच्छे से अपना अध्ययन कर रहे हैं। आपने सामाजिक विज्ञान पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। पाठ्यपुस्तक समकालीन भारत फर्स्ट चल रही है और अध्याय क्रमांक 4 जलवायु पढ़ रहे हैं और इसके हम हल कर रहे हैं अभ्यास प्रश्न। और पिछले वीडियो में हमने अभ्यास प्रश्न 1 और 2 को हल किया था और इसमें हम हल करने वाले हैं प्रश्न संख्या 3 से लेकर 7 तक। आइए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 3 से। सवाल नंबर 3 आपसे पूछ रहा है कि उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्यों घटती है? देखिएगा, भारतीय क्षेत्र में वर्षा में विभिन्न प्रकार की भिन्नताएं देखने को मिलती है। वर्षा में स्थानिक भिन्नता भी है और आवधिक समय आवधिक भिन्नताएं भी है। यहां पर आपको सवाल में पूछा है कि यहां पर स्थान विशेष के अनुसार भिन्नता पूछा है। स्थानिक भिन्नता पूछिए कि उत्तरी भारत में जो भारत के मैदानी क्षेत्र है उनमें आपके पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा में कमी होती है। इसका कारण क्या है? तो देखिएगा, आपको एक डायग्राम के माध्यम से देखना होगा कि किस प्रकार से वर्षा की मात्रा कम होती है पूर्व से पश्चिम की ओर। दिशाओं की बात करें तो यह दिशा पूर्व दिशा है और यह दिशा यहां पर पश्चिम दिशा है। अब यहां पर मानसूनी पवनें इस प्रकार से आगे बढ़ती है। इस दिशा का पूछा है कि यहां पर आपके वर्षा की मात्रा अधिक होती है और यहां पर वर्षा की मात्रा कम होती है। तो देखिएगा, जब यहां से बंगाल की खाड़ी से जो मानसूनी पवनें आर्द्रता लेकर आ रही है, ये आपके गंगा की घाटी से प्रवेश करती है, यानी कि गंगा के डेल्टाई क्षेत्रों से इधर पश्चिम बंगाल ओडिशा वाले क्षेत्रों से होते हुए यहां से आपके भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है। ये प्रवेश करती है, यहाँ का जो थार का मरुस्थलीय इन पवनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहां पर कौन है भाई? थार का मरुस्थलीय क्षेत्र है जहां पर अत्यधिक निम्न वायुदाब रहता है और ये आपके आर्द्र पवनों को आकर्षित करता है अपनी ओर। जब ये पवनें यहां से मरुस्थल क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ती है तो इनके प्रारंभ में पहले निम्न गंगा का मैदानी क्षेत्र आता है, यानी कि तटीय क्षेत्र आते हैं जो बांग्लादेश आपके इधर बांग्लादेश का, इधर पश्चिम बंगाल और इधर ओडिशा के तटीय क्षेत्र आते हैं जहां पर ये भारी वर्षा करती है। जैसे आगे बढ़ती है आंतरिक भागों में, जैसे मध्यवर्ती गंगा का मैदान आ जाता है, उसमें आपके बिहार उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र आगे आते हैं, तो झारखंड का क्षेत्र आ जाता है, छोटा नागपुर का पठार आता है, तो यहां पर और अधिक वर्षा कर आपके थोड़ी वर्षा की मात्रा में कमी हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो इनकी नमी की मात्रा कम होती जाती है पवनों की। यहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक बढ़ते बढ़ते इसकी नमी की मात्रा और कम हो जाती है और मरुस्थलीय क्षेत्र यानी कि पश्चिमी राजस्थान तक पहुंचते पहुंचते इनकी नमी अत्यधिक कम हो जाती है और इस पश्चिमी राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से भी कम वार्षिक वर्षा होती है। इस प्रकार से पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ने पर वर्षा की मात्रा में लगातार कमी रहती है, जिसका प्रमुख कारण यह है कि ये गंगा के मैदानी क्षेत्रों में, इन मैदानी क्षेत्रों में आर्द्रता को धीरे धीरे कम करती आती है और सुदूर पश्चिम तक पहुंचते पहुंचते आर्द्रता इनकी आपके बहुत ही कम हो जाती है। अगला सवाल, सवाल नंबर 4 है जिसमें आपको कारण लिखने, एक लाइन लिखी होगी, उस लाइन का आपको कारण बताना। जैसे पहला है, इसमें पहला सवाल पूछा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन क्यों होता है? भारतीय उपमहाद्वीप जिसमें पवनों की दिशा में मौसमी परिवर्तन क्यों होता है? जैसे आप पवनों का प्रवाह देखते हो कि ग्रीष्म ऋतु में तो पवने महासागरीय भाग से स्थलीय भाग की ओर चल रही है, फिर आप शीत ऋतु आती है तो भारतीय उपमहाद्वीप से पवने हिंद महासागर की ओर चलती है। ये क्यों चलती है, इसका आपको कारण देना है। इसका कारण आपके सामने है कि जब हम ग्रीष्म काल की बात करें तो ग्रीष्म काल में भूमि पर यानी कि स्थलीय भाग पर आपके कम दबाव वाला क्षेत्र बनता है। ग्रीष्म काल में क्या बनता है? यहां पर आपके कम दबाव वाला क्षेत्र बनता है जिसे हमने मानसून ग्रत की संज्ञा दी है। क्या है भाई? ये मानसून ग्रत बनता है जो थार के मरुस्थल से लेकर पटना और छोटा नागपुर के पठार तक फैला हुआ है। ये क्या रहता है? निम्न वायुदाब का क्षेत्र रहता है ग्रीष्म काल के दौरान। तो ये जो महासागरीय पवने हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करता है और यहां पर आपके अरब सागर और बंगाल की खाड़ी तथा हिंद महासागर से आर्द्रता युक्त पवने भारतीय क्षेत्र की ओर आती है। अब जैसे ही शीत ऋतु आती है तो ये निम्न वायुदाब का केंद्र है वो उच्च वायुदाब के केंद्र में परिवर्तित होने लग जाता है। यहां पर क्या होने लग जाता है? उच्च वायुदाब बनने लग जाता है। तो उच्च वायुदाब बनता है तो और हिंद महासागर के क्षेत्र की ओर यहां पर लो प्रेशर बन जाता है, निम्न वायुदाब। पवने हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। तो ग्रीष्म ऋतु के शीत ऋतु के दौरान पवने आपके भारतीय उपमहाद्वीप से हिंद महासागर की ओर चलने लग जाती है। इस प्रकार से भारतीय उपमहाद्वीप में पवनों की दिशाओं में मौसमी परिवर्तन पाया जाता है और इसी मौसमी परिवर्तन को मानसून कहा जाता है। इसी मौसमी परिवर्तन को क्या नाम देते हैं? मानसून। मानसून क्या है? एक विशेष प्रकार की मौसमी परिघटना है जिसमें ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में परिवर्तन होता है और ऐसा भारतीय क्षेत्र में देखने को मिलता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 2 है भारत में अधिकतर वर्षा कुछ ही महीनों में होती है। ये कारण देना है
भारत में वर्षा साल भर नहीं होती है, कुछ ही महीनों में होती है। इसका कारण आपको लिखना है। देखिएगा, भारत में वर्षा की बात करें तो वर्षा भारत में जून से लेकर सितंबर के बीच में होती है। क्यों होती है? क्योंकि इस समय आपके सक्रिय दक्षिणी पश्चिमी मानसून रहता है, इस वजह से यहां पर वर्षा हो जाती है। अब यहां पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्या है, इसके बारे में आप तो बहुत ही विस्तार से पढ़ चुके हैं पहले से ही। ये क्या होती है? आर्द्र पवने होती है, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने कहलाती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने ये कब आती है? ये पवने सक्रिय रहती है जून से लेकर सितंबर तक। अब इसके बाद में क्यों नहीं रहती है? अब जून से सितंबर तक रहने का कारण क्या है? कारण आपने जाना, पिछले अभी कारण में लिखा था हमने आपको सवाल में कि यहां पर क्या रहता है? निम्न वायुदाब रहता है। निम्न वायुदाब का गर्त क्यों रहता है? क्योंकि यहां पर तापमान अधिक रहता है। तापमान अधिक क्यों रहता है? क्योंकि सूर्य कर्क रेखा के आसपास लंबवत चमकता है। अब जैसे तापमान कम रहता है तो ये महासागरीय आर्द्र पवनों को आकर्षित करता है, तो यहां पर आपके वर्षा हो जाती है। अब सितंबर महीना आते आते सूर्य है वो लंबवत कहां चमकने लग जाता है? सूर्य लंबवत आ जाता है आपके विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर लंबवत आएगा तो यहां पर आपके तापमान क्या हो जाएगा? तब यहां पर तापमान तापमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तापमान कम होगा तो ये निम्न वायुदाब का केंद्र उच्च वायुदाब बन जाएगा। कब? शीतकाल के दौरान। अब सितंबर के बाद में तो ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र धीरे धीरे उच्च वायुदाब में परिवर्तित होने लग जाएगा। इस वजह से यहां पर ये पवने की दिशा आपके परिवर्तित हो जाएगी और पवने स्थल से समुद्र की ओर चलने लग जाएगी। और ये स्थल से समुद्र की ओर पवने चलेगी तो ये एक शुष्क प्रकार की पवने रहेगी, इनमें आर्द्रता नहीं रहेगी, जो वर्षा नहीं करवा पाएगी। इसीलिए भारत में वर्षा केवल जून से लेकर सितंबर में ही होती है। अब क्या सितंबर के बाद में पूरे भारत में कहीं पर वर्षा नहीं होती क्या? वर्षा होती है। उसके लिए देखें तो ये जो आपके ग्रीष्म शीतकाल की जो पवने चलती है उनसे आपके कोरोमंडल तट पर वर्षा हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी से होकर कोरोमंडल तट पर वर्षा करवा देती है। इसी प्रकार से इधर आपके उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में वर्षा हो जाती है आपके भूमध्य सागर से आने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से। तो इस प्रकार से आपके अधिकतर वर्षा आपके जून से सितंबर तक होती है। जो आपके ग्रीष्म शीतकाल में वर्षा होती है वो नाम मात्र की वर्षा होती है, चाहे आपके शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से हो या फिर कोरोमंडल के तट पर हो। कोरोमंडल के तट पर वर्षा की मात्रा अधिक होती है लेकिन वो छोटे क्षेत्र में होती है, और ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से आपके काफी बड़े क्षेत्र में वर्षा होती है लेकिन ये कम मात्रा में वर्षा होती है। अगला सवाल है, तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है। एक लाइन लिखिए कि तमिलनाडु का जो तट है जिसे हम कोरोमंडल का तट कहते हैं, वहां पर शीतकाल में वर्षा होती है। ये क्यों होती है? इसका कारण देना है आपको। देखिएगा, तमिलनाडु कहां पर अवस्थित है? पहली बात तो देखिएगा, ऐसे सवालों के लिए आपको क्या करना होता है? पहले आपको भारत का मानचित्र देखना होता है। इसमें तमिलनाडु कहां पर है? तो आप देखेंगे कि ये राज्य आपका तमिलनाडु है। यहां पर क्या है? यहां पर T4 तमिलनाडु है। इसका तटीय क्षेत्र है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कोरोमंडल तट। इस कोरोमंडल तट पर वर्षा कब होती है? वर्षा शीत ऋतु में होती है। क्यों होती है? अब देखिएगा, शीत ऋतु में पवनों की दिशा क्या रहती है? शीत ऋतु में पवने चलती है उत्तरी पूर्वी। कौन सी पवने चलती है? उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवने चलती है। ये मानसूनी पवने कहां से चलती है? जैसे स्थल पर ऊंचाइयों के प्रभाव से इनकी अलग अलग दिशाएं रहती है, अलग अलग दिशाएं रहती है। लेकिन जब ये महासागरीय भागों में चलती है, बंगाल की खाड़ी में, तो इनकी दिशा कैसे रहती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। और ये बंगाल की खाड़ी से होकर चलने वाली पवने हैं, ये पवने आपके कोरोमंडल तट पर पहुंचती है और ये आर्द्रता युक्त पवने रहती है। जब ये बंगाल की खाड़ी से गुजरेगी तो आर्द्रता तो रहेगी इनमें, और ये आर्द्रता युक्त पवने यहां पर कोरोमंडल तट पर पहुंचकर वर्षा करती है। अब बाकी भारत के किसी भी क्षेत्र में ये आपके उत्तरी पूर्वी पवने जो बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरती है, वो भारत के किसी भी क्षेत्र में प्रवेश नहीं करती है। इस वजह से केवल और केवल तमिलनाडु वाले कोरोमंडल तट पर ही वर्षा होती है। हाँ, तमिलनाडु के अलावा कोरोमंडल तट का वो भाग जो आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में आता है, वहां पर भी इनसे थोड़ी मात्रा में वर्षा होती है। अगला सवाल है, पूर्वी तट के डेल्टा वाले क्षेत्र में प्राय चक्रवात आते हैं। पूर्वी तटीय क्षेत्र है। पूर्वी तटीय क्षेत्र कौन सा है? जिसमें आपका जैसे पश्चिम बंगाल है, ओडिशा है, आंध्र प्रदेश आता है, तमिलनाडु आता है। ये पूर्वी तटीय क्षेत्र के राज्य हैं। इन राज्यों में यहां पर पूर्वी तटीय क्षेत्र में आपके डेल्टाई भागों में प्राय चक्रवात आते हैं। इनमें क्यों आते हैं चक्रवात, उसके कारण बताने। देखिएगा, जब आपका मानसून ऋतु रहती है और लौटता हुआ मानसून का समय रहता है, उस समय यहां पर आपके बंगाल की खाड़ी में और अंडमान सागर में चक्रवात बनते हैं। ये चक्रवात बनने का कारण क्या रहता है?
तो इसका कारण आपके निम्न वायुदाब का गर्त और उसके अक्ष से संबंधित रहता है। उन निम्न वायुदाब के अवदाब या ये जो चक्रवात होते हैं, निम्न वायुदाब का गर्त होता है, उसी से संबंधित रहता है। ये निम्न वायुदाब का गर्त क्या होता है, धीरे धीरे दक्षिण की ओर खिसकता है। तो यहां पर इस क्षेत्र में निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है और निम्न वायुदाब के केंद्र के चारों ओर से पवने आती है और ये यहां से चक्रवात बनने के बाद में यहां से पूर्वी तटीय क्षेत्रों की ओर गति करते हैं और यहां पर आपके गोदावरी नदी का डेल्टा, कौन सा डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, फिर यहां पर आपके कृष्णा का डेल्टा और फिर यहां पर आगे कावेरी नदी का डेल्टा है। इन डेल्टा क्षेत्रों में यहां पर अच्छी खासी आपके इनके द्वारा वर्षा भी होती है। साथ ही साथ यहां पर आपके इन सघन बसे हुए इन डेल्टा क्षेत्रों में इन चक्रवातों की वजह से भारी मात्रा में जान माल का नुकसान भी देखने को मिलता है और इस प्रकार से ये चक्रवात और ये इन डेल्टा क्षेत्रों में क्षति पहुंचाने का कार्य करते हैं। अगला सवाल, राजस्थान और गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्र है। इसका आपको कारण देना है। ये देखिएगा कम वर्षा के क्षेत्र हैं तो सूखा प्रभावित क्षेत्र होंगे। इसका कारण क्या है, इसका कारण आपके सामने लिख रखा है। मैं आपको सिंपल भाषा में समझा दूं दो लाइन के अंदर कि देखिएगा जो राजस्थान और गुजरात का क्षेत्र है, यहां से अरब सागरीय मानसूनी शाखा जो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी डायग्राम बनाकर किस प्रकार से चलती है, देखिएगा ये वाला भाग है, यहां से ये गुजरात का क्षेत्र है, यहां पर ये राजस्थान का क्षेत्र आता है। ठीक है, गुजरात और राजस्थान का क्षेत्र है। यहां से जो अरब सागरीय मानसूनी पवने हैं गुजरते, ये अरब सागरीय मानसूनी पवने अरावली पर्वतमाला के सारे बिना वर्षा किए यहां से गुजर जाती है। फिर दूसरी पवने यहां पर कौन सी आती है, यहां पर बंगाल की खाड़ी से आपके पवने आती है और ये पवने गंगा के मैदानी क्षेत्रों में वर्षा करते करते आपके सुदूर पश्चिम में गुजरात और राजस्थान तक जब पहुंचती है तो इनकी आर्द्रता कम हो चुकी होती है, इसलिए यहां से वर्षा कम हो जाती है और वर्षा कम होती है सूखाग्रस्त क्षेत्र हो जाते हैं। अब आपके अगला पूछा है यहां पर प्राय जो आपके पश्चिमी घाट के जो पश्चिमी आपके पूर्वी ढलान है, ये पूर्वी ढलान इसका वृष्टि छाया प्रदेश है। वृष्टि छाया प्रदेश होने की वजह से यहां पर वर्षा की मात्रा अत्यंत कम होती है और यहां पर आपके सूखा प्रभावित क्षेत्र हो जाते हैं, जिसमें दक्कन के पठार के भाग में आपके महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र के भाग आते हैं, कुछ कर्नाटक आते हैं, कुछ तेलंगाना के भाग आते हैं और कुछ हिस्से मध्य प्रदेश के भी आते हैं। तो इस वजह से ये आपके पवन विमुखी ढाल होने के कारण ये वृष्टि छाया क्षेत्र होता है और वृष्टि छाया है तो सूखे की स्थितियां पैदा होगी। अगला सवाल आपके सामने 5 नंबर, भारत की जलवायु अवस्थाओं की क्षेत्रीय विभिन्नताओं को उदाहरण सहित समझिएगा। भारत की जलवायु अवस्थाओं की क्षेत्रीय विभिन्नताओं को आपको उदाहरण सहित एक्सप्लेन करना है। अब देखिएगा क्या है आपका आंसर, तो देखिएगा भारत की जलवायु की भारत में विविध प्रकार की जलवायु परिस्थितियां पाई जाती है। अब इनमें क्षेत्रीय विभिन्नताएं किस प्रकार की होती है, तो बहुत सारी भिन्नताएं हैं। उसमें सबसे पहले देखिएगा तापमान की भिन्नता। तापमान देखेंगे, जैसे राजस्थान का क्षेत्र है तो यहां पर ग्रीष्म काल में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि शीत ऋतु में जो यहां पर जो ये तापमान होता है ये अत्यधिक ठंडा होता है। कब का तापमान है, ये तापमान रहता है इसमें दिसंबर के महीने का। तापमान कितना हो जाता है, द्रास वाले क्षेत्र में -45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखोगे वर्षा में भिन्नता। मेघालय का क्षेत्र है, मेघालय में 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, जबकि राजस्थान और लद्दाख में कितनी हो जाती है, 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। इसके स्थान पर आप एक उदाहरण ये भी दे सकते हो कि मेघालय में एक जगह आती है तुर्रा, यहां पर वर्षा होती है, और एक जगह आती है जैसलमेर, कहां पर है, राजस्थान में। तुर्रा तो कहां पर है, मेघालय में, और एक है आपका जैसलमेर राजस्थान में। जैसलमेर में जितनी वर्षा 10 वर्ष में होती है, तुर्रा स्थान पर उतनी वर्षा केवल 1 दिन के अंदर हो जाती है। तटीय क्षेत्र और आंतरिक क्षेत्रों की तुलना करेंगे तो तटवर्ती क्षेत्र कौन से, ये वाले तटीय क्षेत्र जो 3 और समुद्र से घिरे हुए हैं। इन तटवर्ती क्षेत्रों पर आपके समुद्र की समकारी जलवायु का प्रभाव रहता है, इसलिए इनमें मध्यम प्रकार का तापमान पाया जाता है और स्पष्ट ऋतु विभाजन भी देखने को नहीं मिलता है। जबकि आंतरिक भागों को देखें, उत्तरी भारत या मध्यवर्ती भारत में, तो वहां पर आपके शीत ऋतु में अत्यधिक ठंड पड़ती है, ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी पड़ती है। तो इस प्रकार की यहां पर आंतरिक भागों में चरम प्रकार की स्थितियां देखने को मिलती है। तो ये विभिन्न प्रकार की भिन्नताएं आपको देखने को मिलती है। सवाल नंबर 6 है, शीत ऋतु की अवस्था और उनकी विशेषताएं बताएगा। शीत ऋतु की विशेषताएं आपको बहुत ही विस्तार से एक्सप्लेन करनी है यहां पर। तो उसमें देखिएगा
भारत में शीत ऋतु का समय क्या होता है? शीत ऋतु का समय भारत में मध्य नवंबर से लेकर फरवरी तक का समय रहता है, और सर्वाधिक तापमान कम कहां रहता है? वो दिसंबर और जनवरी के महीने में रहता है। फरवरी के समय में तापमान कम होने का कारण क्या रहता है? उसका कारण आता है कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान से आने वाली ठंडी पवनें जो भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है, उसकी वजह से एक बार फिर से तापमान कम हो जाता है। अब विशेषताएं क्या है यहां पर? विशेषताएं देखो, यहां पर आसमान साफ रहता है, कम तापमान रहता है और आर्द्रता भी कम रहती है। उत्तरी मैदानों में पाला और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिलती है। जो उत्तरी मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्रों में तो पाला बन जमता है। जैसे पाला क्या होता है? जिसे हम तुषारपात कहते हैं, यानी कि जो आपके वायुमंडल में आर्द्रता रहती है, वो आर्द्रता ओस की बूंदों के रूप में पड़ती है, लेकिन कई बार आपके तापमान कम हो जाने के कारण वो ओस की बूंदें जम जाती है। सुबह सुबह आपके जैसे घर के बाहर आपके घास है या फिर आपके कोई पेड़ है, तो उसकी पत्तियों पर आपके पतली सी बर्फ की लेयर जमी होती है, उसे क्या कहते हैं? पाला कहते हैं। ऊंचाई वाले क्षेत्र, जो हिमालय के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर में, सिक्किम में, उत्तराखंड में, वहां पर हिमपात होता है। उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं चलती है, जिसके परिणाम स्वरूप तमिलनाडु को छोड़कर शेष भाग में शुष्क दशाएं रहती है। अब उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवने हैं, जिसे आप उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवने भी कहते हैं। ये पवने आपके शुष्क क्षेत्रों से उत्पन्न होती है, शुष्क क्षेत्रों से होकर ही गुजरती है, इसलिए इनमें आपके नमी नहीं रहती है। केवल आपके बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरने वाली कुछ पवने तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर पहुंचकर वहां पर वर्षा करवाती है। सवाल नंबर 7 आपको दिया है, भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा एवं उसकी विशेषताएं बताइएगा। भारत में वर्षा मानसूनी प्रकार की होती है, इसकी आपको विशेषताएं बतानी है। विशेषताओं की बात करेंगे तो मानसूनी वर्षा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून जून से लेकर सितंबर तक वर्षा करते हैं। क्यों? क्योंकि केवल इसी समय यह दक्षिणी पश्चिमी मानसून सक्रिय रहता है। इसके बाद में तो धीरे धीरे उत्तरी पूर्वी मानसून की स्थितियां बनने लग जाती है। इसमें क्षेत्रीय भिन्नताएं भी देखने को मिलती है। जैसे जैसे आपके पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी वर्षा होती है। कितनी होती है यहां पर वर्षा? यहां पर वर्षा आपके 400 सेंटीमीटर से अधिक हो जाती है, 400 सेंटीमीटर से अधिक। जबकि राजस्थान में वर्षा की बात करेंगे तो यहां पर आपके 60 सेंटीमीटर या इससे कम प्रकार की वर्षा होती है। राजस्थान की औसत वर्षा देखेंगे तो लगभग 60 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है। मानसून में व्यवधान के कारण बारी बारी से वर्षा और सूखा होता है। मानसून में व्यवधान यानी कि जो मानसून में विराम आता है, मानसून में विराम आता है, इस विराम की वजह से शुष्क और आर्द्र दशाएं, शुष्क वे आर्द्र दशाएं साथ साथ देखने को मिलती है। आर्द्र क्यों होती है? क्योंकि यहां पर बीच में आपके एक बार वर्षा होती है, फिर आपके एक सप्ताह या फिर 2 सप्ताह के लिए बीच में वर्षा होना बंद हो जाती है। उसका कारण क्या होता है? मानसून का गर्त जब मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों की ओर उत्तर दिशा में विक्षेपित हो जाता है, तो पर्वतीय क्षेत्रों में तो वर्षा हो जाती है, लेकिन मानसूनी क्षेत्रों में जो मैदानी क्षेत्र है उनमें वर्षा थोड़ी कम हो जाती है। तो इस प्रकार से आपके मानसून में विराम आ जाता है। अब इसका प्रभाव क्या रहता है? मानसून का प्रभाव ये कृषि को बढ़ावा देता है, जल संसाधनों को जल आपूर्ति करता है। जैसे हमारी नदियां हैं, नदियों को जल आपूर्ति होती है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का स्रोत तो केवल वर्षा जल ही होता है, इसलिए वहां पर वर्षा ऋतु में अच्छी वर्षा होगी तो वहां पर नदियों का प्रवाह अच्छी सुचारू रूप से रहेगा। असमान वितरण के कारण कुछ क्षेत्रों में बाढ़ और अन्य क्षेत्रों में सूखे का कारण बनता है। बाढ़ की बात करेंगे तो असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन क्षेत्रों में बाढ़ की स्थितियां पैदा होती है, जबकि राजस्थान और लद्दाख वाले क्षेत्र और पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया प्रदेशों में सूखे की स्थितियां देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से ये जो सारे कारण है वो भारत की जो मानसूनी दशाएं है इनकी विशेषताएं प्रस्तुत करते हैं। और इसी के साथ आपके इस चैप्टर के पीछे दे रखे सारे अभ्यास प्रश्न हमने सोल्व करवा दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे लगे होंगे, समझ में आ गए होंगे। तो इनको अपनी भाषा में अपनी नोटबुक में लिखने का प्रयास भी करना, और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगा कुछ अन्य महत्वपूर्ण सवाल, ताकि आपका रिवीजन और अच्छे से हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी का धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मस्त रहें। जय हिंद।